हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं उस वायरल नोटिस के बारे में जहां पे एफसीआई की जो नोटिफिकेशन है वो आना एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक नोटिस देख सकते हैं जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो आपके वेकेंट पोस्ट हैं एफसीआई में उनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और उसके ऊपर ये बेसिकली लिखा भी गया है कि ये जो आपका वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट है ये अंडर रिव्यू है, अंडर कंसिडरेशन है और इसके ऊपर जो एक्शन प्लान है वो फॉर्मुलेट हो चुका है। तो अगर ये नोटिफिकेशन सच है, क्योंकि मैंने इसको सर्च भी किया था लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी मुझे ये नोटिस नहीं मिला है। इन केस अगर ये नोटिफिकेशन सच है तो डेफिनेटली जो एफसीआई की वैकेंसीज हैं वो डेफिनेटली आएंगी। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं, बहुत टाइम से एफसीआई की वैकेंसी नहीं आई है और एफसीआई में वैकेंसीज चल भी रही हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अभी इस नोटिस की अगर हम बात करते हैं, होपफुली ये नोटिस बिल्कुल सच हो ताकि आगे फ्यूचर में हमें वैकेंसीज देखने को मिले। और हम ये भी बोलना चाहेंगे कि देखिए एफसीआई की वैकेंसीज का छात्र बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एफसीआई की वैकेंसी जैसे हम रेगुलर बैंकिंग वैकेंसीज को देखते हैं वैसी वैकेंसी है नहीं। 3 या 4 साल में एक बार आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है और बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर ये वैकेंसी आएगी। तो अगर इन फ्यूचर ये वैकेंसी आएगी तो हमें अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमें वैकेंसी आने का, नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है, तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी तैयारी के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कितनी इसमें हमें तैयारी करने की ज़रूरत है, कौन-कौन से पॉइंटर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या सैलरी होती है, ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो टीए यानी कि जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी बात करें तो इनको हम क्वालिटी ऑफिसर्स भी बोल सकते हैं। अब एफसीआई का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जहाँ पे जो अनाज है भारी मात्रा में है वहां से प्रोक्योर करना है और डेफिसिट एरिया को सप्लाई करना है। साथ ही साथ जितना भी ये जो आपके सीरियल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम राइस एंड व्हीट की बात करें, उसको ये गाउन जो गोडाउन्स हैं गोडाउन्स में रखता है, स्टोरेज करता है। और साथ ही साथ कुछ जो गोडाउन्स होते हैं उन्होंने प्राइवेट हायर किए होते हैं और कुछ गोडाउन्स इनके जो हैं वो अपने होते हैं। तो एफसीआई बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स को नेशन वाइड। कैसे? वाया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और मेनली ये जितना भी प्रोसेस एफसीआई का है, इसमें जो मेन रोल होता है वो आपके टेक्निकल ऑफिसर्स का होता है, या टेक्निकल जो आपके पर्सन्स हैं जो गोडाउन्स वगैरह में सेफ्टी रखते हैं। आपको पता है कि जैसे गोडाउन्स वगैरह में जब हम चीजें रखते हैं, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का अटैक होता है, राइट? तो उस टाइम पे भी उसको सेफ रखने का जो काम है, वहां पे मैनेजमेंट करने का जो काम है वो टेक्निकल जो आपके ऑफिसर्स हैं वही करते हैं। दूसरा जो प्रोक्योरमेंट वगैरह का काम है वो भी टेक्निकल ऑफिसर्स करते हैं। जो ऑफिशियल वर्क है, जो आपका पेपर वर्क है, वो भी टेक्निकल ऑफिसर्स ही करते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका एफसीआई की जो जॉब प्रोफाइल है, दैट इज अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें, जैसे मैंने आपका कहा कि डिपोज में जैसे आपका व्हीट और राइस आता है, तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे जो प्राइवेट गोडाउन्स हैं उनको हायर करते हैं, स्टॉक्स को प्रिजर्व करते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, सरप्लस को डेफिसिट एरियाज में लेकर जाते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, केयर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और क्वालिटी के कंट्रोलर मेनली ये कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो पोस्ट आपको देखने को मिलती है वो AG3 टेक्निकल की पोस्ट यहाँ पे है एग्रीकल्चर वालों के लिए। और अगर आप इसका पे स्केल देखेंगे तो 28,200 से 79,200 तक इसका पे स्केल है। तीसरी बात करते हैं कि ये जो एफसीआई है, एग्रीकल्चर वाले बच्चे कौन हैं जो इसमें एलिजिबल रहेंगे? तो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जिनकी एग्रीकल्चर की डिग्री है बीएससी में वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या बीटेक में वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर उन्होंने बीएससी बॉटनी में की है, ज़ूलॉजी में की है, बायोटेक्नोलॉजी में की है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में की है, फूड साइंस में की है, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए।
तीसरी बात करते हैं कि इसमें हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसमें जोन वाइज एप्लीकेशंस होती हैं, पूरे इंडिया में इसमें पोस्ट निकलती है। तो जोन वाइज, जैसे कुछ नॉर्थ जोन है, कुछ ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, इस तरह से क्या होता है, जोन वाइज यहाँ पे किसी एक जोन में आपको अप्लाई करना होता है। दूसरी बात करते हैं, कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। जैसे पीछे बहुत सारी पोस्ट वहां पे दी थी, तो उसमें से अगर आपको अप्लाई करना है एग्रीकल्चर वालों को, तो आप टीए की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कैसे रहता है, कितने एग्जाम्स होंगे। तो देखो, सबसे पहले एक तो पेपर 1 होता है और दूसरा यहाँ पे पेपर 2 होता है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो फेज 1 है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद वो फेज 2 में जाते हैं। तो किस तरह से आपका पेपर रहने वाला है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका फेज 1 है। ये जो फेज 1 है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम 100 नंबर का ये पेपर रहता है और यहाँ पे 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 1/4। अब आप लोग बोलोगे मैम कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, ये तो मेन है ही है। जनरल स्टडीज, जहाँ पे हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जो 8th क्लास तक का जनरल साइंस है उसको आपको पढ़ना है। अब अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस अप टू 8th क्लास आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे 25, 25, 25 और जनरल स्टडीज को और जनरल साइंस को मिला के 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करने तक ही पढ़ना है। आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट्स अलग वेटेज के साथ आपको फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद फेज 2 में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं फेज 2 की अगर हम बात करें, 2 पेपर इसमें होते हैं। एक पेपर 1 होता है और दूसरा हमारा पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। तो जो पेपर 1 है उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, हर एक एक नंबर का होगा। और जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और हर एक का वेटेज जो है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं। पेपर 1 जो है वो 90 मिनट आपको मिलेंगे और पेपर 2 के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, राइट। दूसरी अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो फेज 2 में देखिए इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, ये तीनों 25-25 नंबर के आने वाले हैं। जनरल स्टडीज आएगा जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस 10th क्लास तक का आएगा और साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस और साथ में एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा विच इज कंप्यूटर अवेयरनेस। तो यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल 45 क्वेश्चंस इस सेक्शन में आएंगे, जबकि अगर आप फेज 1 की बात करें वहां पे 25 क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर नहीं था, लेकिन यहाँ कंप्यूटर भी एडेड है और टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 45 बन जाएंगे। अब ओवरऑल अगर हम देखें, इंग्लिश तो आपको पता है लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सब बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरेशन यहाँ पे सेक्शन वाइज दी गई है, तो आपको यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यही सेम चीज फेज 1 में भी फॉलो हो रही है और यही चीज फेज 2 में भी फॉलो हो रही है। फेज 1 में देखिए 15 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, और अगर आप फेज 2 की बात करेंगे 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए, जबकि जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है जनरल स्टडीज वाला उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 120 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है एंड 120 क्वेश्चंस आपको इसमें आने वाले हैं। अगली बात करते हैं फेज 2 पे पेपर 2, जो कि आपका बेसिकली स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक पेपर है, जहां पे आपके अलग अलग जो बच्चे हैं वो अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे जब पोस्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ आपके पास ऑप्शन है। एग्रीकल्चर के साथ आप बॉटनी या जोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, या एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन में आप इस पेपर को दे सकते हैं। ये पेपर आपका मल्टीपल चॉइस का ही पेपर रहने वाला है और यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, जोलॉजी है, या तो इन तीनों कैटेगरीज में आप पेपर दे सकते हो, या एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री इस कैटेगरी में आप इस पेपर को दे सकते हो। अब जो बच्चे इस कैटेगरी में इस पेपर को देने वाले हैं उनको काफी ज्यादा फायदा रहेगा,
क्योंकि बॉटनी के बहुत सारे पार्ट्स, जोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स, बायो के पार्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ में काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे अगर आप सिलेबस की तरफ ध्यान दोगे तो एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, कंप्लीट एग्रीकल्चर जो आप पढ़ते हैं वो तो आएगा ही। बॉटनी में सेल बायोलॉजी है जो कि आप जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। देन आपका जो जोलॉजी का पार्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाला, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देन जो आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो तो यहाँ पे जो बॉटनी वाला जेनेटिक्स है और जो आपका एग्रीकल्चर वाला जेनेटिक्स है डिट्टो सेम होगा। फिर हमारे पास में जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन वगैरह के टॉपिक्स हैं, वो सारे बिल्कुल सेम रहेंगे आपके जो आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। बेसिक जोलॉजी में अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है, हेरिडिटी वेरिएशन, ये सारी की सारी चीजें, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपकी अगेन एग्रीकल्चर के साथ मैच हो रही हैं। तो आप अगर इस पेपर को बॉटनी, जोलॉजी और एग्रीकल्चर के साथ देते हो तो आपको ज्यादा फायदा रहने वाला है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो आपको डेफिनेटली कवर करनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का काफी ज्यादा काम है। तो एंटो और पैथो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो जो इंसेक्ट पेस्ट वाला सेक्शन है इसे आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि स्टोरेज से रिलेटेड जॉब है तो स्टोरेज से रिलेटेड जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिटेल में आपको हर एक चीज पढ़नी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। रोडेंट्स वाला टॉपिक ये भी आपको बहुत बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर तो आपका जनरल जो आप बेसिक एग्रीकल्चर पूरा पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपको चीजें पढ़नी है वो बहुत डेप्थ में पढ़नी है। पिछली बार भी जब ये पेपर हुआ था लास्ट टाइम तो वहां पे जो आपका एंटोमोलॉजी है उससे बहुत सारा पोर्शन आया था। मैक्सिमम पेपर में आप देखोगे एंटोमोलॉजी पूछा गया था, क्योंकि उसी ही स्पेसिफिक ये जॉब है, इसीलिए आपको एंटो तो बहुत अच्छे से कवर करना है। स्टोरेज से रिलेटेड जो चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, इंसेक्ट पेस्ट, उनकी मैनेजमेंट, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एमएसपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपको ये सारे टॉपिक यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो बेसिकली जब भी ये आपकी नोटिफिकेशन आए ऑफिशियल, या फिर जब भी इसकी ऑफिशियल वैकेंसी आए, हमें उस टाइम पढ़ना नहीं शुरू करना है, हमें अभी से पढ़ना शुरू करना है। क्योंकि जब इसका सिलेबस आप देखोगे, एग्रीकल्चर जो हम जनरली पढ़ते हैं वो तो पूरा एग्रीकल्चर है, साथ में 2 सब्जेक्ट और हैं जो हमने बहुत पहले पढ़े होते हैं। तो इसीलिए आपको जो पहले वाले 2 सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बॉटनी स्ट्रीम के लिए जाते हैं, जोलॉजी के लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 2-3 और सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन में भी टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि आज से आप पढ़ने लग जाएं, अच्छे से कवर करना लग जाएं, क्योंकि फ्यूचर में तो देखो जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो आनी है ही, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल आए, क्योंकि बहुत टाइम से वैकेंसी आई नहीं है। और मैंने आपको कहा भी कि हर 2 से 4 जैसे 4 साल के बाद, ऑलमोस्ट नॉट 2, 3 से 4 साल के बाद में इसकी वैकेंसी देखने को मिली है। तो अल्टीमेटली इसकी वैकेंसी बहुत टाइम से आई भी नहीं है, तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों में या आने वाले टाइम में इसकी वैकेंसी आएगी। तो अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, लेकिन खुद को इतना ज्यादा टाइम मत दीजिए कि आने वाले साल में वैकेंसी आएगी तो 1 साल कुछ नहीं करूंगा, ये मत सोचिए। हो सकता है अगर ये नोटिफिकेशन सच्ची हुई तो वैकेंसी आपको अगले महीने ही देखने को मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन आई मीन। तो अगर ये वैकेंसी सही है तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को उस हिसाब से इस साल के अकॉर्डिंग पढ़िए और अच्छे से कवर करिए, और इस तरह से पढ़िए कि 4 से 5 महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, ताकि इन केस अगर इसका नोटिफिकेशन आ भी गया ऑफिशियल तो आपको कोई दिक्कत ना हो और ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ हो, और उस टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़े। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। वी होप कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी हमें ऑफिशियली देखने को मिले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।